Very good morning, dear student. Today we are going to discuss the friction part from your chapter laws of motion. तो देखिए friction क्या होता है. Friction is the opposing force that is set up between the surface of contact when one body slide or roll or tends to do so on the surface of another body. Clear? इस चीज को समझते हैं. हमने क्या लिखा बेटा कि फ्रिक्शन क्या है बेटा. फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है. फ्रिक्शन कैसी है? एक अपोजिंग फोर्स है. राइट, समझ पा रहे हैं फ्रिक्शन कैसी फोर्स है? एक अपोजिंग फोर्स है. कैसी फोर्स है? एक अपोजिंग फोर्स है जो कि सरफेस पे एक्ट करती है जब एक बॉडी स्लाइड करती है या फिर रोल करती है ऑन दी सरफेस ऑफ अनदर बॉडी. राइट, तो यहां पर देखिए हमने डायग्राम बनाया है कि जब दो बॉडीज, मान लीजिए एक स्केल है, इस स्केल को मैं इस पे क्या कर रहा हूं, ऐसे रब कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, इस पेज का सरफेस ऊपर वाला और इस स्केल का ये वाला सरफेस आपस में क्या हो रहा है, मूव करने की कोशिश कर रहा है. जब ये मूव करता है तो इसके बीच में एक रेस्ट्रेनिंग फोर्स पैदा होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स. तो यहां पर डायग्राम देखिए क्या है, फोर्स अप्लाइड किया जब हमने, तो यहां पर अगर मान लीजिए एक सरफेस यहां पर दिखा दिया मैंने, पेंसिल में चला रहा हूं, दो सरफेस के बीच में एक फोर्स होगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया जा रहा है. ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. राइट, अब आता है ओरिजिन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन कि क्या ओरिजिन है, कैसे साइंटिस्ट को पता चला कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा होता है, कैसे होता है, क्या पुराने साइंटिस्टों ने कहा, क्या नए साइंटिस्टों ने कहा. ऑन द बिहाफ ऑफ डेट हमने पहले लिया ओल्ड व्यू. तो ओल्ड व्यू में देखिए क्या है, ओल्ड व्यू क्या कहता था और जो पुराने साइंटिस्ट थे वो क्या बोलते थे, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि रफनेस ऑफ सरफेस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन. क्या बोल रहा है, रफनेस ऑफ सरफेस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, कि अगर कोई सरफेस रफ है तो उसी की वजह से क्या आता है, फ्रिक्शन आता है. अ सरफेस व्हिच अपीयर्स वेरी स्मूथ विद नेक्ड आई इज फाउंड टू हैव इररेगुलरिटीज. कि कोई भी सरफेस, मान लीजिए मैंने स्केल ले लिया, या ये स्केल को अगर मैं देखता हूं तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल प्लेन है, लेकिन इसको अगर हम किसी लेंस के थ्रू देखें या किसी माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें तो हमें ये प्लेन नजर नहीं आता. इसके बीच में क्या है, इररेगुलरिटीज हैं. क्या है इसके बीच में, इररेगुलरिटीज हैं व्हेन सीन थ्रू अ पावरफुल माइक्रोस्कोप. राइट, तो ये इररेगुलरिटीज क्या है, देखिए ये दिखाया है हमने. वैसे इसको हम देखें अगर नेक्ड आई से हमें बिल्कुल प्लेन नजर आएगा, बिल्कुल स्मूथ स्ट्रेट, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसमें कुछ खड्डे से बने नजर आएंगे, ऐसे ऐसे जैसे ये खड्डे हैं, डिप्रेशन जिसको बोला जा रहा है. ठीक है, तो यही रीजन होता है किसका, फ्रिक्शन का. तो हमने कहा कि टू मूव वन बॉडी ऑन अनदर वन हैज टू ब्रेक दीज इररेगुलरिटीज. देखिए अगर दो बॉडीज हमने ली तो दोनों बॉडीज के अंदर क्या होगा बेटा, ये खड्डे होंगे जिनको हमने क्या नाम दे रखा है, इररेगुलरिटीज. समझ पा रहे हैं, इररेगुलरिटीज. आप अपनी जनरल लाइफ में भी देख सकते हैं, अगर आपकी रास्ता बिल्कुल प्लेन है, यानी सड़क बिल्कुल प्लेन है, तो गाड़ी की ड्राइव आप कैसे चलाते हैं, बड़ी फास्टली चलाते हैं. लेकिन बीच रास्ते में अगर खड्डे आ जाएं तो योर स्पीड goes on decreasing. Why? Because वहां पर क्या हो रहा है, रेस्ट्रेनिंग फोर्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करने लग जाती है ज्यादा. वैसे फ्रिक्शनल फोर्स होती है लेकिन वो कम होती है, लेकिन जब खड्डे आते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाती है, ज्यादा. तो आपके कार के इंजन को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टू ओवरकम दीज टाइप ऑफ इररेगुलरिटीज. क्लियर. तो दो बॉडीज के अंदर इररेगुलरिटीज आपस में क्या हो जाएंगी, वो कंबाइन हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी. इसलिए हमें उसको हटाने के लिए, मूव करने के लिए एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे ज्यादा फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा. राइट, बिल्कुल आसान सी थियोरेटिकल पोर्शन है, कोई ज्यादा इतना हम इसमें नहीं घुसेंगे. ठीक है, नॉर्मल सी चीज है. लिमिटेशन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्या क्या लिमिटेशंस हैं. फर्स्ट है लार्जर द एरिया ऑफ कंटेक्ट बिटवीन द सरफेस. हमने माना कि अगर लार्जर एरिया है बिटवीन द कंटेक्ट ऑफ सरफेस, ग्रेटर शुड बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. हमने माना कि अगर एरिया ज्यादा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा. लेकिन एक्सपेरिमेंट जब हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंट जब हमने किए, यानी साइंटिस्टों ने किए, तो हमें यह पता चला कि जो फ्रिक्शन है बेटा वो इंडिपेंडेंट है एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन देम. वो एरिया के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, एक्चुअल एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता. राइट, यहां तक समझे. ये साइंटिस्टों ने जब हमने एक्सपेरिमेंट किए तब उन्होंने ये पाया कि एक्चुअल एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता. राइट, उसके बाद है when surface in contact are extra smooth, when surface in contact are extra smooth, force of friction between them should almost vanish.
वेनिश। बट जब हमने एक्सपेरिमेंट में देखा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है बेटा। अगर एक्स्ट्रा स्मूथ होते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने कहा कि बढ़ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। हमने देखा मॉडर्न व्यू। मॉडर्न यानी नए साइंटिस्ट जो आए, फर्दर साइंटिस्टों ने डिस्कवरी की, तो उन्होंने क्या पाया? मॉडर्न व्यू ऑफ फ्रिक्शन अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो आइए समझते हैं इस चीज को। बेसिकली क्या था, जब पुराने साइंटिस्ट थे वो चलते थे क्लासिकल मैकेनिक्स पे, समझ रहे हैं? क्लासिकल यानी मोटी मोटी चीजों के ऊपर वो स्टडी करते थे। लेकिन जब मॉडर्न साइंटिस्ट आए तो वो एटम के अंदर भी उन्होंने जाना स्टार्ट किया। एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोसोन, ठीक है, कोहेसिव फोर्स, इंटरेक्टिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, यानी वो उसके बीच में जाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू फ्रिक्शन को अपने ढंग से देखना स्टार्ट किया। तो मॉडर्न उनके अकॉर्डिंग क्या था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अराइज करता है ऑन अकाउंट ऑफ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सरफेस एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट। एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट की बात हो रही है। इसका मतलब ये साबित करते हैं, ये प्रूव करते हैं कि कांटेक्ट के ऊपर तो सरफेस ऑफ कांटेक्ट के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता। किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे क्या लिखा उन्होंने? ऑन अकाउंट ऑफ रफनेस ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट दैट इज एक्चुअल कांटेक्ट इज मच स्मॉलर देन द एरिया ऑफ अपेरेंट कांटेक्ट। मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर एक स्केल को दूसरे स्केल के ऊपर रख दिया जाए तो हमें ऐसा आभास होगा कि पूरा का पूरा स्केल का सरफेस दूसरे स्केल के सरफेस के साथ कांटेक्ट में। लेकिन अगर उसको माइक्रोस्कोपिकली देखें तो एक्चुअल कांटेक्ट का कोई रोल ही नहीं है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर वो डिपेंड करता है। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर देखिए ये जो पॉइंट्स हैं, देखा जाए तो ये पूरा एरिया है। इसका मतलब एक सरफेस का एरिया पूरा कांटेक्ट में नहीं है। कौन सा है? ये वाला। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स हैं, ये जुड़ जाते हैं एक दूसरे के कारण ड्यू टू मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ड्यू टू मॉलिक्यूलर या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दूसरी बात, एज द एरिया ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज वेरी स्मॉल। जब एरिया ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी दो पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, हमारा शार्प पॉइंट है पेंसिल का, ये कांटेक्ट में आता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा लगता है कि ये कोल्ड वेल्डेड है। कोल्ड वेल्डेड का मतलब क्या होता है कि जो चीज गर्म भी नहीं होती और चिपकी होती है। ठीक है, एक तरह से कहें चिपकी होना, दो चीजों का जुड़ा होना। तो ऐसा लगता है कि दो चीजें जुड़ी हुई हैं, उसको हम तोड़ नहीं सकते, यानी वो प्लास्टिकली चिपकी हुई हैं। तो इसमें क्या है कि व्हेन वन बॉडी मूव्स ऑन द अदर वन हैज टू ओवरकम दीस थाउजेंड ऑफ कोल्ड वेल्डेड जॉइंट्स। अगर हमें एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे मूव कराना है तो एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे मूव कराने के लिए जितने भी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स हैं इनको हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रेकअप करना पड़ेगा। इट मींस वी हैव टू अप्लाई मोर एंड मोर फोर्स टू कट और टू डिस्ट्रॉय दिस टाइप ऑफ कंटेक्टेड फोर्सेस, राइट? अब आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडर्न व्यू व्हिच गिव्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ ओल्ड व्यू। ठीक, समझते हैं इसको। फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट। दिस इज बिकॉज विद इंक्रीज इन एरिया ऑफ कांटेक्ट फोर्स ऑफ एडिशन आल्सो इंक्रीजेस। समझ रहे हैं कि फोर्स ऑफ एडिशन जो है, यानी दो अलग अलग मटेरियल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। एज वी नो डेट एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? जार हो जाएगा, कोल्ड वेल्डेड हो जाएगा, फोर्स ऑफ एडिशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। When the surface in contact are extra smooth, अगर दो सरफेस एक्स्ट्रा स्मूथ हैं, एक्स्ट्रा स्मूथ का मतलब मान लीजिए एक कांच ले लिया आपने, ग्लास ले लिया, बिल्कुल स्ट्रेट ग्लास, प्लेन ग्लास, उस प्लेन ग्लास के ऊपर आपने क्या कर दिया? ऑयल लगा दिया और दूसरा ग्लास उसके ऊपर रख दिया। तो हमारे अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए? हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि प्लेन ग्लास के बीच में हमने ऑयल किया तो ग्रीसिंग कर दी, एक तरह से स्लिप हो जाना चाहिए था बड़ी जल्दी से। लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो चिपक जाएंगे, क्योंकि वहां पर क्या आ जाएगा? वहां पर हमारा क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण दो सरफेस आपस में एडिसिव फोर्स के कारण जुड़ जाएंगे। ठीक, और उसके कारण क्या हो जाएगा? फोर्स बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा और इससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आपका बढ़ जाएगा। राइट बेटा, यहां तक क्लियर होगी ये चीज? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिक्शन। क्लासिफिकल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में दो फ्रिक्शन हमारे पास आते हैं, एक्सटर्नल फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, इंटरनल फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फ्रिक्शन। अब अगर आप ध्यान से देखें, एक एक्सटर्नल फ्रिक्शन है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन के हमारे बाद हमारा इंटरनल फ्रिक्शन है। इंटरनल फ्रिक्शन क्या है आपका? स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके तीन पार्ट हो गए, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तीसरा पार्ट काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब जिसके अंदर बॉडी मूवमेंट में है
मूवमेंट में आने के लिए उसके पास दो तरह के मोशन हो सकते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी हो सकता है और रोलिंग फ्रिक्शन भी हो सकता है। ठीक है, पहला आपका डेफिनेशन जो दे रखा है यहां पर वो क्या दे रखा है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन which arises when two bodies in contact with each other try to move or there is an actual relative motion between the two. The external friction is also called contact friction. क्या बोलता है, वो arise होता है between the two bodies in contact with each other. बाहर से फ्रिक्शन नहीं आता, इंटरनली वो पैदा हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है, दोबारा गलत बोल गया मैं, जो बाहर से फ्रिक्शन आता है एक तरह से जो नजर में आ रहे हैं कंटेक्ट में, वो क्या होगा, एक्सटर्नल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे हमने पानी को घुमाया किसी गिलास के अंदर तो पानी घूमना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर हमने उसको स्टिर करना बंद कर दिया तो अपने आप ही वो घूमना बंद हो जाएगा। किसने उसको रोका, ठीक है, पानी के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट छिपा हुआ है जो उसकी मूवमेंट को रोक रहा है, तो वो है आपका इंटरनल फ्रिक्शन। तो ये जो पानी को रोकता है फ्रिक्शन, उसको हम एक नया नेम देते हैं जिसका नाम क्या है बेटा, विस्कोसिटी। क्या नाम है उसका, विस्कोसिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन पे चलते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग द स्टेशनरी स्टेट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए क्या होता है, हमारे पास एक ये बॉडी है, ये वाली बॉडी हमने ले ली, इसका मास m, तो वेट कितना हो जाएगा बेटा, mg। इसका नॉर्मल एक्शन क्या हो जाएगा, r। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अप्लाइड किया p फोर्स। p फोर्स प्रेशर नहीं है, p फोर्स है, और यहां पर जैसे अप्लाई करेंगे फ्रिक्शन फोर्स इसके अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। देखिए r जो है इसको बैलेंस करेगा, r इज इक्वल टू mg होगा, क्योंकि आप समझिए कि mg ज्यादा होगा तो ये वाली चीज आपकी छिप जाएगी, धरती के अंदर समा जाएगी, जैसे सीता समा गई, राइट, ऐसे ये भी समा जाएगी। क्लियर हो रही है बात। लेकिन यहां पर तो ऐसा हो नहीं रहा, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तो ऐसा हो नहीं रहा, ना नीचे जा रही है ना ही वो उड़ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों चीजें क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएंगी। अगर ये वाला फोर्स इसके बराबर हो जाए तो ये जो बॉडी है ये अपनी जगह पे ही रहेगी, इसका मतलब क्या होगा, स्टेशनरी स्टेट पे रहेगी। तो ऐसा फ्रिक्शन जो काउंटर बैलेंस कर दे अप्लाइड फोर्स को, ऐसा फ्रिक्शन जो काउंटर बैलेंस कर दे अप्लाइड फोर्स को, तो वो क्या हो जाएगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर। और यहां पर क्या होगा, जैसे जैसे वी इंक्रीज पी, फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, ये कांस्टेंट, स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट इसलिए नहीं होता है, जैसे जैसे इसको बढ़ाओगे ये भी बढ़ेगा। क्लियर, जैसे जैसे इसको बढ़ाओगे ये भी बढ़ेगा। अब ये कैसे बढ़ेगा आप समझिए इस चीज को, इस पे आपकी क्वेरीज होनी चाहिए, ऐसा क्यों होता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है, क्यों ऐसा होगा। उसके बाद आएगा, इट इज ऑलवेज एडजस्ट इटसेल्फ सो as to be equal to the applied force, तो it is self adjustive force, self adjustive force, ये भी आपको समझना है, self adjustive force है ये। ठीक है, दूसरा पार्ट है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है आपका, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन which comes into play when body is just going to start sliding over the another body is called limiting force of friction। समझ पाइए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जहां पर एक बॉडी जस्ट स्टार्ट करने वाली है या स्लाइड करने वाली है या रोल करने वाली है, रोल तो नहीं कहूंगा, स्लाइड करने वाली है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन एक अलग फ्रिक्शन में आ जाता है। स्टार्ट करने वाली है, स्लाइड करने वाली है वो दूसरी बॉडी के ऊपर, तो ऐसा फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाया जाएगा। राइट, यहां तक आप नोट डाउन कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट लेक्चर के में हम इससे फर्दर जो भी आगे कंटेंट्स होंगे उनको क्लैरिफाई करेंगे आपके सामने। टिल देन बाय, थैंक यू वेरी मच।